नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय पठार की जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास जो है प्रायद्वीपीय पठार की जो आज की हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों कल की क्लास में जो है हमने यानी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है विंध्याचल पर्वत था और इसके नीचे जो है सतपुड़ा पर्वत था जो कि 3 भागों में जो है डिवाइड था। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी यानी ये। और इधर था दोस्तों अरावली पर्वत और इसके बीच का जो है कल हमने उच्च केंद्र भूमि है जिसमें जो है 4 पठार जो आते हैं। पहला था दोस्तों मालवा का पठार, दूसरा था बुंदेलखंड का पठार और तीसरा था बघेलखंड का पठार और चौथा था दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। तो और ये साथ ही दोस्तों कल हमने जो है किसके बारे में पढ़ा था, पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में जो है पढ़ा था। ये साइड जो है पश्चिमी घाट है और आज की क्लास जो है पूर्वी घाट पर्वत के बारे में और नीलगिरी घाट पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों जहाँ पर जो है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जो है मिलते हैं वहाँ उसी के मिलान बिंदु पर जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो आज की क्लास जो है हम नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ और पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जो है पढ़ेंगे। दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत जो है 3 भागों में जो है डिवाइड है। अब 3 भागों में डिवाइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पूर्वी घाट पर्वत से जो है नदियाँ जो हैं बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिराती हैं। तो इस प्रकार जो है इसको जो है अलग अलग भागों में जो है काट देती है। यानी सबसे ऊपर गोदावरी नदी, उससे नीचे जो है कृष्णा और फिर कावेरी नदी। तो इस प्रकार जो है ये तीनों नदियाँ जो हैं इसको काट देती हैं और ये 3 भागों में जो है डिवाइड है। एक हिस्सा हो जाता है दोस्तों उड़ीसा राज्य में, दूसरा आंध्र प्रदेश में और तीसरा है तमिलनाडु राज्य में। याद रखेंगे। अब इन तीनों भागों में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो हैं आती हैं इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों का जो विस्तार है वह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में। याद रखें दोस्तों, यानी जो नीलगिरी पहाड़ी हैं इन नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार जो है कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्य यानी इन 3 राज्यों में जो है नीलगिरी पहाड़ियों का जो है विस्तार है। और यह जो है पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के जो है मिलान बिंदु पर है नीलगिरी की पहाड़ी। याद रखेंगे, यानी पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के जो है मिलान बिंदु पर आती हैं ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो डोडा बेटा है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी और जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। साथ ही यह दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है जो कि नीलगिरी पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 2637 मीटर। याद रखेंगे। अब साथ ही दोस्तों यहाँ जो है यानी नीलगिरी पहाड़ियों में जो है एक हिल स्टेशन यानी पर्वतीय नगर जो है बसा हुआ है, उसका नाम है ऊटी यानी ऊटक मंडल जो कि तमिलनाडु राज्य में जो है पड़ता है। और ये पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन जो है ऊटी यानी ऊतक मंडल जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और यही नीलगिरी पहाड़ियों में जो है स्थित है। और यहाँ पर जो है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं इनमें शांत घाटी, इसी पर शांत घाटी जो है इस पहाड़ी पर ही है और यह केरल का राज्य में पड़ती है। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है पाई जाती है और सदाबहार वन जो है देखने को मिलते हैं। याद रखेंगे। अब शांत घाटी में जो है दोस्तों जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यदि घाटी की बात की जाए तो ये जैव विविधता जो है होती क्या है, जहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जीव जंतु यानी अलग अलग स्पेसीज की प्रजातियाँ जो है एक ही जगह पर पाई जाए बहुत सारी, तो उन्हीं को जो है जैव विविधता जो है कहा जाता है। और यहाँ पर जो है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी में जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसी कारण जो है यहाँ पर सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। अब सदाबहार वन क्या होते हैं दोस्तों, जो साल भर जो है हरे भरे रहते हैं, तो उन्हीं को जो है सदाबहार वन जो है कहा जाता है। अब नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है दोस्तों एक जाति रहती है, जनजाति रहती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। तो टोडा जनजाति जो है इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है निवास करती है। यदि सर्वाधिक जैव विविधता की बात की जाए घाटियों में पूछा जाए तो शांत घाटी होगी जो कि केरल राज्य में। यदि सर्वाधिक जैव विविधता वाला पर्वत की बात की जाए तो कौन सा पर्वत हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत हो जाता है। पर्वत के मामले में यदि पर्वत पूछा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला पर्वत कौन सा है तो वह हो जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट।
यदि घाटी की बात की जाए तो साइलेंट वैली तो आपको पता ही है केरल राज्य में, और नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है, याद रखेंगे। अब पश्चिमी घाट पर्वत को जो है दोस्तों 2012 में जो है यूनेस्को की धरोहर में जो है शामिल किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। यानी पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया, याद रखेंगे। अब ये थी दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत के बारे में क्या खास है, इसके बारे में देख लेते हैं। पूर्वी घाट पर्वत, तो पूर्वी घाट की पर्वत की जो ऊंचाई है दोस्तों 700 से 1100 मीटर है। यानी ये कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर जो है नीचा है। तो इसी प्रकार जो है इसकी औसत ऊंचाई जो है 700 से लेकर 1100 मीटर तक इसकी पूर्वी घाट पर्वत की जो है ऊंचाई है। अब पूर्वी घाट पर्वत है, इसका विस्तार जो है महानदी से लेकर जो है नीलगिरी की पहाड़ियों तक है, याद रखेंगे। यानी इधर जो है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत जो है पड़ता है, और यहाँ जो है उड़ीसा है, और उड़ीसा में जो है उड़ीसा की सबसे लंबी यानी बड़ी नदी कौन सी है, तो महानदी है। तो यहीं से जो है इसका विस्तार है, और यहाँ से लेकर जो है नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट पर्वत व पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर, तो इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों तक जो है इसका विस्तार है पूर्वी घाट पर्वत का, याद रखेंगे। अब यह जो है दोस्तों कटा छटा है, यानी नदियों ने जो है इसे काट छाट दिया, तो इसीलिए इसको कटा छटा पर्वत जो है कहा गया है। यहाँ से जो है नदियाँ निकल कर जाती हैं, यानी नदियाँ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिरा देती हैं। तो इसी प्रकार नदियाँ जो हैं इसको बीच में से काट छाट देती हैं, यानी इसको अलग अलग भागों में जो है बांट देती हैं। इस पर्वत की पहाड़ी या चोटी, दोस्तों इस पर्वत की यह पहाड़ी या चोटी यानी महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1501 मीटर, जो कि उड़ीसा राज्य में जो है पड़ता है, याद रखेंगे। यानी पूर्वी घाट पर्वत जो है वो कटा छटा यानी 3 भागों में जो है बटा हुआ है, और पहला हिस्सा आता है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। इन्हीं उड़ीसा राज्य में जो है पूर्वी घाट पर्वतों की जो है पहाड़ियाँ पाई जाती है, और उन्हीं में से एक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, और साथ ही जो है यह पूर्वी घाट पर्वत की भी जो है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मल्लगिरी पहाड़ी भी दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, यह भी जो है उड़ीसा राज्य में जो है पाई जाती है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे भाग पर, जो कि आंध्र प्रदेश पड़ता है। दूसरे भाग में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। नल्लामलाई पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी और बेलीकोंडा पहाड़ी। तो दोस्तों ये कहाँ पर आती हैं, ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ती है, लेकिन ये भाग जो है किसका है, तो पूर्वी घाट पर्वत का ही भाग है, लेकिन ये पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आती हैं। अब तीसरा भाग है जो कि तमिलनाडु राज्य में आता है पूर्वी घाट पर्वत का। अब इस भाग में देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो पंचमलाई पहाड़ी, सेवराई पहाड़ी और जावादी पहाड़ी। तो ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं, याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत, यानी 3 राज्यों में जो है इसका विस्तार है, उड़ीसा राज्य में और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में जो है इन पूर्वी घाट पर्वत का जो है विस्तार है, और इन तीनों राज्यों में जो है इसकी अलग अलग जो है पहाड़ियाँ हैं, याद रखेंगे। अब नीलगिरी पहाड़ियों से नीचे पड़ती हैं दोस्तों 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो है पड़ती हैं। ये पहाड़ियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो पहली है अन्नामलाई पहाड़ी, जो कि केरल राज्य में है। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ पर दोस्तों, केरल राज्य में जो है पड़ती है अन्नामलाई पहाड़ी। और इन्हीं अन्नामलाई पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2697 मीटर। और ये 2697 मीटर होने के कारण ही जो है दक्षिण भारत की जो है यानी ये जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, अनाईमुडी जो है हो जाती है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2697 मीटर। यदि दक्षिण भारत की जो है दूसरी चोटी की बात की जाए तो मैंने आपको अभी बताया था कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो वह जो है दक्षिण भारत की जो है दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, और यह जो है पश्चिमी घाट पर्वत और केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। क्योंकि यह पश्चिमी घाट पर्वत में पाई जाती है, और किस राज्य की बात की जाए तो राज्य में कौन से में पड़ती है, तो केरल राज्य में पड़ती है पश्चिमी घाट पर्वत, केरल राज्य। वह दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अनाईमुडी, याद रखेंगे। अब देखते रहो अन्नामलाई पहाड़ी से नीचे जो है इलायची पहाड़ी या कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है पड़ती हैं। अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। इलायची या कार्डेमम पहाड़ी दोस्तों
इनको इलायची की पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्डेमम पहाड़ियों पर जो है इलायची की खेती की जाती है, इसीलिए जो है इनको इलायची पहाड़ियाँ भी जो है कहा जाता है। अब इनका विस्तार जो है केरल व तमिलनाडु राज्य में जो है इलायची कार्डेमम पहाड़ियों का विस्तार है। और यह जो है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। दोस्तों यदि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी की बात की जाए दोस्तों, यह जो है ये सबसे दक्षिणी पहाड़ी यानी नीलगिरी पहाड़ियों से नीचे पड़ती हैं। तो ये जो है दोस्तों भारत की जो है सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो इलायची कार्डेमम की पहाड़ी जो है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, जिनका विस्तार जो है केरल व तमिलनाडु राज्य में जो है पड़ता है, याद रखेंगे। अब इनके नीचे आती है दोस्तों पालनी पहाड़ियाँ। पालनी पहाड़ियाँ का विस्तार जो है तमिलनाडु में, बहुत छोटी सी पहाड़ियाँ। अब इन्हीं पालनी पहाड़ियों में जो है एक पर्वतीय नगर जो है पाया जाता है। तो पर्वतीय नगर कौन सा है, इन्हीं पहाड़ियों में जो है दोस्तों एक पर्वतीय नगर जो है पाया जाता है, जिसका नाम जो है कोडाई कनाल है, जो कि तमिलनाडु राज्य में जो है पड़ता है। हिल स्टेशन यानी कोडाई कनाल। तो ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, पालनी पहाड़ियों में पड़ता है और तमिलनाडु राज्य में है। अब देखते हैं दोस्तों तटीय मैदान। दोस्तों यह जो है पश्चिमी घाट पर्वत था और इधर था पूर्वी घाट पर्वत, और इसके जो ये खाली जगह पड़ती है तो इसी को जो है तटीय मैदान जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को जो है तटीय मैदान जो है कहा जाता है। अब इन तटीय मैदानों के बारे में जानते हैं। इनको जो है अलग अलग राज्यों के तटीय मैदानों को जो है किस अन्य नाम से जो है जाना जाता है, इनके बारे में देख लेते हैं। तटीय मैदान, तो तटीय मैदान जो है दोस्तों इनका जो निर्माण हुआ है वह किस प्रकार हुआ है, तो नदियों द्वारा जमा अवसाद से जो है दोस्तों, जब नदियाँ जो है बहती हैं तो अपने साथ, जब नदियाँ पहाड़ों से निकल कर बहती हैं तो अपने साथ जो है पहाड़ों को काट कर जो है उनके कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी वगैरह जो है लेकर आती हैं। तो उन्हीं के द्वारा जो है तटीय मैदानों का जो है निर्माण जो है हुआ है। अब गुजरात का जो तटीय मैदान है दोस्तों, गुजरात जो है यानी ये गुजरात है दोस्तों, गुजरात का जो है तटीय मैदान है, इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो काठियावाड़ के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अब महाराष्ट्र में गोवा का तटीय मैदान कौन सा है, तो दोस्तों गुजरात के नीचे आपको पता है महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के थोड़ा सा जस्ट नीचे जो है गुजरात पड़ता है। जो गुजरात नहीं दोस्तों, गोवा पड़ता है, जिसका छोटा सा जो है हिस्सा है। तो महाराष्ट्र और गोवा का तटीय मैदान जो है कोंकण तट जो है कहलाता है, याद रखें दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो है कोंकण तट जो है कहलाता है। यदि कर्नाटक का मैदान की बात की जाए दोस्तों, यह जो है कर्नाटक राज्य जो है पड़ता है, और यह जो है केरल राज्य है, और इधर जो है तमिलनाडु राज्य जो है पड़ता है। तो कर्नाटक का जो तटीय मैदान है इसको कनारा या कन्नड़ तट के नाम से जो है जाना जाता है। और केरल के मैदान की बात की जाए दोस्तों, ये जो केरल का मैदान है तटीय मैदान है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है केरल के तटीय मैदान को। अब दोस्तों इधर से देखते हैं, यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, याद रखेंगे। अब ये उड़ीसा का जो है दोस्तों, उड़ीसा नहीं, पश्चिम बंगाल का जो तटीय मैदान है इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं पश्चिम बंगाल के मैदान को बैगा तट के नाम से जो है जानते हैं, याद रखेंगे। किस नाम से दोस्तों, बैगा तट के नाम से जो है जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यानी पश्चिम बंगाल से नीचे कौन सा हिस्सा था, पश्चिम बंगाल से नीचे जो है पड़ता है उड़ीसा राज्य, याद रखेंगे दोस्तों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य, यहाँ पर दोस्तों हो जाता है पश्चिम बंगाल। तो अब आता है उड़ीसा राज्य, यानी उड़ीसा राज्य जो है इसके तटीय मैदान को जो है किस नाम से जाना जाता है, उत्कल तट के नाम से जो है जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो तटीय मैदान है इसको किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार तट के नाम से जो है जाना जाता है। अब यदि तमिलनाडु के तटीय मैदान की बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जो है जाना जाता है। कोरोमंडल तट और मालाबार तट और कोंकण तट, ये तीनों जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बार बार परीक्षाओं में जो है इनसे जो है क्वेश्चन जो है बनता है, तो इनको जो है अधिकतर जो है याद रखना है, ज़रूर याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।